हमारे पास आएगा सक्शन के बाद जब हम स्कारिफिकेशन करेंगे, उससे पहले स्किन चेंजेस जो आया है, जो कंडीशन जो देखना है, वो उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद देन वी विल प्रोसीड फॉर द स्कारिफिकेशन प्रोसेस। उसके बाद 5 दिन के बाद जब हम पेशेंट को बुलाएंगे तब हमें उनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, वी विल ओनली बी ऑब्जर्विंग द स्किन चेंजेस दैट हैज बीन डन ऑन द पेशेंट। पेशेंट्स हैं मेरी, और एनाटॉमिकल लोकेशंस बहुत सारे हैं हमारे जहाँ पे हम ये सब कर सकते हैं। ये वाली जो 5 लोकेशंस हैं हमने इस स्टडी के लिए चूज करी हैं, और इन लोकेशन का रेफरेंस अल हावी में है 6, 7, 9 एंड 11 वॉल्यूम में। वर्टेब्रा प्रोमिनेंस, lumbar region, calf muscle, scalp region and lumbosacral region, ये anatomical locations ली गई है मैंने अपनी स्टडी के लिए। बाकी अगर आगे जाके कोई और स्टडी कर रहा है और ये अगर सक्सेसफुल रही तो आप और भी anatomical locations पे यही प्रोसीजर कर सकते हैं विद मोर नंबर ऑफ पेशेंट्स। मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। अब डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे? फर्स्ट इज थरो हिस्ट्री टेकिंग। ऑब्वियसली जो भी चीज़ें हम पेशेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि उनको साइड इफेक्ट्स ना हो और प्रोसीजर अच्छे से हो जाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है दैट वी हैव अ थरो हिस्ट्री टेकिंग ऑफ दैट पेशेंट दैट इज रेलिवेंट टू आवर स्टडी। हिस्ट्री टेकिंग में अब ये पूरा नहीं आएगा कि आप उसकी जीआईटी की हिस्ट्री ले रहे हैं, रेस्पिरेशन की हिस्ट्री ले रहे हैं, दैट इज रेलिवेंट टू दी स्टडी। वो वाली सारी हिस्ट्रीज आपको लेनी है, और अगर कोई वैसी उनकी पास हिस्ट्री रही है क्रॉनिक इलनेस की, वो भी आपको लेनी है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। बहुत बार ऐसे केसेस देखे गए हैं कि इंसिजन लगाते ही पेशेंट बहुत छोटा सा इंसिजन लगाने के बाद ही इज नॉट एबल टू बेयर दैट पेन, एंड आफ्टर few minutes or after 15 to 10 minutes there are scars and scab formation. So these kind of cases have also been reported, और कभी कभी बहुत सारे केसेस में पेशेंट शॉक में गया है जबकि बहुत माइनर प्रोसीजर है। क्यों? इसलिए नहीं कि इंसिजन की वजह से, उसको पहले से ही कोई प्रॉब्लम रही थी एंड हिस्ट्री वाज नॉट टेकन प्रॉपर्ली। सो हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाइटल्स शुड बी चेक्ड एंड मॉनिटर्ड, एंड फिजिकल एंड लोकल एग्जामिनेशन। ये मेरा केस रिपोर्ट परफॉर्मा है जो हम हिस्ट्री टेकिंग में उनसे फिल कराएंगे, which mainly focuses on the relevant past history, history of present illness and other investigations. Now coming to the instrument required for the study. पहला इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिक कपिंग डिवाइस विद प्रेशर इंडिकेटर। ये इस डिवाइस में प्रेशर की इंडिकेशन जितने आप कप प्रोवाइड करेंगे, जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर जो ये सर्कल सा बना हुआ है, जो लोगो है, इसके अंदर आप प्रेशर देख सकते हैं कि आपने कितना अप्लाई किया। So from the help of this device, we will be able to quantify and evaluate the pressure that we are applying on the patient. Digital manometer is for the temperature and humidity setting of that chamber where I will be performing the hijama procedure. Then UV sterilization chamber is very essential for the procedure, because as I have talked, that most of the side effects that are attributed to hijama are mainly due to septic conditions. So that means you need to sterilize each and everything for the procedure, starting from the main lab to the procedure performed and followed. जहाँ से procedure start हो रहा है, जिस रूम से हो रहा है, proper procedure और follow up तक आपको सारी sterilization का बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। This is the portable dermoscope that I was talking about. With the help of this, we will be able to clearly record the skin changes post and pre in hijama procedure. जैसे दी नॉर्मल कपिंग डिवाइसेस, क्योंकि अब नॉर्मल कपिंग डिवाइस पे भी हमें पता लेना ज़रूरी है, वो तो हमने मशीन से देख लिया, लेकिन अगर आप कप अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपको एक पैरामीटर मिल गया कि आपने 2 बार अगर मैनुअल कपिंग से आपने प्रेशर लगाया तो वो कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो इसके हिसाब से आप पर प्रेशर पर कप कितना प्रेशर लगाना है उतने पंप्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। कि 2 पंप में पता चला कि -220 अगर आ रहा है तो यू विल बी लाइक, अगर मैंने 3 पंप दिए तो दैट विल बी फीजिबल फॉर द पेशेंट। सो इसको इवैल्यूएट करने के लिए मैनुअल कपिंग डिवाइस भी बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज डिजिटल हाइग्रोमीटर विच measures the pressure of the manual device for hijama. Investigations and blood tests prior to hijama are very essential, like any clinical research. These are my basic lab investigation that needs to be done prior to the hijama, और इनके बेसिस पे ही हम देखेंगे कि अगर इस पे नॉर्मल पैरामीटर्स पे आ रहा है कि सारी चीज़ें नॉर्मल है, देन ओनली इज एलिजिबल फॉर द रिसर्च। नाउ कमिंग टू द इंक्लूजन क्राइटेरिया, कौन से पेशेंट्स हमारे स्टडी में एलिजिबल हैं? Obviously 10 to 60 years, both male and female,
patients who agree to sign that these are the general inclusion criteria. जिनके lab reports normal आए, जिनकी कोई major comorbidity history ना रही हो, and all qualifying for the above inclusion criteria. Now, when we talk about the exclusion criteria, pregnant and lactating women, chronic illness, और अगर कोई patient है which has any kind of vitamin K deficiency, जहाँ पे कोई healing disorders हो, कि अगर कट लगाएं और उसके बाद वहाँ पे कोई और इफेक्ट्स आ जाए तो दैट पेशेंट विल बी ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड, कोई वेरियस थेरेपीज पर है या कोई स्किन डिजीज है या ऑटो इम्यून डिजीज है या डेरेंज्ड लैब वैल्यूज जो हमने दी हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आई, देन वी विल बी एक्सक्लूडिंग दैट पेशेंट. Withdrawal criteria is same for all clinical researches, I guess, like patients who are not cooperating, who are not coming up for follow-up. Or the third one is if we see any kind of adverse effect post, pre, or during hijama, that also patient will be excluded from that. He can withdraw his consent from this research. Now coming to the procedure, the room temperature and humidity level of the hijama lab will be maintained at 24 डिग्री सेल्सियस. अभी कैसे मेंटेन होगा मैंने उसके लिए अपने इंस्ट्रूमेंट में मेंशन करा है कि आई ऑल्सो हैव अ डिजिटल हाइग्रोमीटर. उसकी वजह से आप देखेंगे कि वहाँ का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा. इससे हमें ये भी पता चलेगा कि एक सेट इन्वायरमेंट में सेट टेम्परेचर पे स्किन चेंजेस. एक रिसर्च हुई है जिसमें ये बताया गया है कि एक सेट टेम्परेचर पे हमारी बॉडी की जो स्किन चेंजेस हैं और जो सर्कुलेशन है वो अफेक्ट होता है. तो अगर ये आप कांस्टेंट मतलब किसी भी रिसर्च में अगर आप जितने भी वेरिएबल्स हैं एक्सट्रेनियस फैक्टर्स हैं आप उनको कांस्टेंट रखते हैं उतनी ज़्यादा आपकी स्टडी की वैल्यू और उसकी एफिकेसी पता चलती है. तो हम जितने भी पैरामीटर्स हैं वी विल ट्राई टू मेक एवरी पैरामीटर कांस्टेंट. और उसके बाद वो जो रूम होगा दैट विल बी कम्प्लीटली स्टेरिलाइज और हिजामा रूटीन स्टेरिलाइजेशन होगा और पेशेंट को पहले उस रूम में बिठाकर 15 मिनट के लिए एक्लिमेटाइज कराया जाएगा एंड वी विल बी टेलिंग हिम अबाउट आवर प्रोसीजर, कंसेंट फॉर्म साइन करा के एंड विल मेक हिम कंफर्टेबल. और उसके बाद हम अपना रूटीन स्टेरिलाइजेशन करने के बाद सक्शन करेंगे और उस सक्शन का हम प्रेशर हम उसका वो करेंगे, मेजर करेंगे. And that duration will be for 5 minutes and scarification will be done. And then after second suction and removal of the cups, it will be sterilized and packed with gauze sterilized dressing and patient will be called on 5th day. ये मेरा प्रोसीजर है. मेरी स्टडी में एक और स्टडी इंक्लूडेड है दैट इज नोन एज अ पायलट स्टडी. जब भी हम कोई रिसर्च ऐसी करते हैं जो पहली बार हो रहा हो और वी डू नॉट हैव एनी एग्जैक्ट गाइडलाइंस और क्लियरेंस कि हमारा रिजल्ट कैसे आएगा, तो उस करने से पहले हम एक और स्टडी करते हैं, उसे हम पायलट स्टडी कहते हैं. लाइक क्वांटिटेटिव मेजर एंड एनालिसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड ड्यूरेशन ड्यूरिंग हिजामा आर क्रिटिकल. अभी तक करा नहीं गया है तो हमें करने के बाद ही एग्जैक्टली पता चलेगा हाउ माई आउटकम इज कमिंग. And the purpose of this pilot study is to determine a reference range or optimum pressure to minimize the possible adverse effects. जितने भी पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट्स हमको लग रहा है कि इस स्टडी में हो सकते हैं उसको अवॉइड करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए वी ऑल्सो हैव टू गो थ्रू अ पायलट स्टडी प्रायर टू माई मेन स्टडी. एंड द सैम्पल साइज फॉर दिस स्टडी इज 50. अगेन द सेम ग्रुप, सिर्फ सैम्पल साइज कम हो जाएगा. 15 पेशेंट हैं, 5 ग्रुप में 3-3 पेशेंट हर ग्रुप पे करके हम अपनी पायलट स्टडी कंप्लीट करेंगे और इसके बेसिस पे जो भी हमें चेंजेस करने होंगे हमारे मेन स्टडी में वो करेंगे. So finally coming to the conclusion that as we all know that hijama is a simple, effective, non-drug therapy which is now being exercised extensively and comprehensively by Unani practitioners and various research papers भी available हैं यहाँ पे in support of pressure and duration in regard to the cupping therapy. Again I am stressing on the fact कि ऐसी कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं है हिजामा से रिलेटेड दैट जो कि प्रेशर, स्किन चेंजेस या ड्यूरेशन के बारे में एग्जैक्टली बात करें. So I'll try to contemplate various safety measures and barriers in regard of pressure, duration and skin changes. So that will be all for today's presentation. These are my references. Thank you all. Now if you have any kind of questions or doubts regarding to this study, you can ask. रागिब कहाँ है? पायलट स्टडी 15 पेशेंट पे नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 10% वाले. सर प्रेशर स्किन के हिसाब से चेंज हो सकता है ना, जिस तरह का स्किन है उस हिसाब से चेंज बिल्कुल हो सकता है. एनाटॉमिकल लोकेशन पे डिपेंड करेगा. अगर आप स्कैल्प की कर रहे हो वहाँ पे आपकी स्किन बहुत हार्ड है, वहाँ पे हो सकता है कि आपका 375 प्रेशर नॉर्मल रहे. अगर आप वही चीज़ अगर बेली पे कर रहे हो वहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है
तो वहाँ पे प्रेशर डिफर करेगा। लेकिन हम ये कैसे कर पता करेंगे, जब तो कोई स्टडी नहीं होगी आप कैसे बताओगे कि यहाँ पे इतना प्रेशर सही है या नहीं है। इसी वजह से मैंने सिर्फ 5 लोकेशन पे काम मुझे करना है। अगर ये वाला सक्सेसफुल रहा तो अगर बाकी और बहुत सारे लोकेशन है जहाँ पे हमें जामा करते हैं, तो आप ये कर सकते हो कि नेक्स्ट अगर कोई आप में से ये ले तो बाकी लोकेशन पे काम करो, आप पता चल जाएगा। क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता, रिसर्च के बाद मुझे एग्जैक्टली आई विल बी एबल टू टेल यू कि कहाँ पे कितना प्रेशर लगाना है और कौन कौन से लोकेशंस पे। अभी जो मैं 5 लोकेशंस की बात करूंगी, मेरा फोकस अभी यही रहेगा कि इस पे कितना प्रेशर लगाना है। तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि यू विल हैव अ प्रेशर रेंज ऑफ ऑप्टिमम रेंज ऑफ प्रेशर फॉर एटलीस्ट दीज 5 लोकेशन। और ये बहुत ही कॉमन लोकेशंस है दैट आई हैव टेकन फॉर माय रिसर्च। एक और बात ये ना कि अगर देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मेरा स्किन टाइप मेरे पे अगर जाना किया जाए, मेरा स्किन टाइप अलग है, किसी और का स्किन टाइप अलग है, तो फिर सेम पॉइंट पे प्रेशर वेरी हो सकता है। तभी तो हमें 4 प्रेशर्स का रेंज लिया है ना। हम किसी एक प्रेशर से लेके नहीं चल रहे हैं, किसी एक प्रेशर से लेके हम चल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि स्किन भी वेरी करती है, एक ही बॉडी में स्किन वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन भी चीज़ें वेरी करती हैं, इलास्टिसिटी वेरी करेगी और आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपका अलग स्किन होगा, फिजिकल एक्टिविटी होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। नॉर्मली फ्लेक्सिबल जो इंसान होते हैं जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, उनका नॉर्मल स्किन ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर हैविंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल। वो डिपेंड करेगा हमारे पास। इसीलिए मैंने कोई एक प्रेशर का वो नहीं लिया है क्वांटिफिकेशन के लिए, एक प्रेशर मार्जिन नहीं लिया है कि मुझे 400 पे करना है या -300 पे करना है। आई हैव टेकन अ बेसिक रेंज जो ये बताया गया कि इस रेंज से मतलब लोएस्ट से हाईएस्ट, ये वाला जो प्रॉपर रेंज है इसके बीच में आप किसी भी स्किन पे कर सकते हैं। इस पर रिसर्च है। इससे कम करेंगे तो हो सकता है कि आपकी बॉडी पे इफेक्ट ना पड़े, ज़्यादा करेंगे तो हार्मफुल होगा। ये रेंज ही इसीलिए ली गई है ताकि जो पर्सन में जो ह्यूमन एनाटॉमिकल लोकेशंस और स्किन की जो वेरिएशंस हैं उसको हम कम्बैट कर सकें। थैंक यू। थैंक यू। ये पूछना था कि आपने ड्यूरेशन जो बताया था प्रेशर के लिए 10 मिनट, वो दोनों टाइम के लिए फ्री और पोस्ट दोनों के लिए है क्या? दोनों के लिए 10 मिनट्स मैंने, मेरी स्टडी का ड्यूरेशन नहीं है। रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि 10 मिनट से अगर ज़्यादा रखेंगे दैट विल रिजल्ट इनटू हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनाटॉमिकल स्किन। 10 मिनट से ज़्यादा रखने पे बोला गया है कि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। और हाँ हाँ, किसी भी फर्स्ट सिटिंग के लिए ही जो भी प्रोसीजर एसओपीज डेवलप होंगी वो हर सिटिंग के लिए होगी, ऐसा नहीं कि इन टोटल। जी 12 लगाते हैं तो दोनों मिला करके 10 मिनट्स होगा या फिर अलग-अलग होगा? वेट कपिंग के लिए, सिर्फ वेट कपिंग के लिए। जो वेट कपिंग जो सेकंड सेक्शन होगा उसके लिए हमारा ड्यूरेशन है 10 मिनट्स, वो भी नहीं है 5 मिनट्स है। मेरी स्टडी का ड्यूरेशन 5 मिनट्स है। वो इसलिए लिया गया है क्योंकि जितनी भी रिसर्चेस बाहर हुई हैं उन्होंने इस टाइम लिमिट को ऑप्टिमम बताया है कि 5 मिनट्स जो है दैट इज अ सेफ रेंज, इतने में आ जाता है। जितना भी ब्लड सर्कुलेशन होता है, जब आप कप लगाते हो ना और वहाँ पे सक्शन होता है तो उतनी जगह पे स्किन ब्लड फ्लो होकर वहाँ का वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन इसका ड्यूरेशन है कि मतलब एक अगर ग्राफिकली फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं, आपने कप लगाया तो 5 मिनट में वो ऐसे जाएगा, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ऐसे बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने ड्यूरेशन 10 मिनट रखा तो वो ऐसा नहीं है कि उस पीक से जाके और बढ़ेगा। एक बार हो गया वहाँ पे, उसके बाद वहाँ पे सर्कुलेशन और नहीं बढ़ेगी, वहाँ पे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप 10 मिनट का प्रेशर लगा भी रहे हो ना तो भी उससे कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान होगा। तो 5 मिनट्स के लिए Exactly. Anybody else has any questions? I think with this discussion we are. You have a question? मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने जिक्र किया कि हिजामा के साइड इफेक्ट में जो एडवर्स साइड इफेक्ट है तो उसमें पैरालिसिस का जिक्र किया आपने। मैंने ऐसे कितने केसेस मिले हैं पैरालिसिस के? क्योंकि हम जो उसमें कट कर देते हैं वो बहुत ही सुपरफिशियल होता है। सुपरफिशियल होता है, बट आप अगर सपोज करो कि कोई ऐसा पेशेंट हो जिसके जो नर्वस सिस्टम्स हैं, उसके जो नर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा उभरे हुए हों, फॉर एग्जांपल अगर आप वेरिकोज के केस में अगर आप देखो, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा उभरे हुए हों या फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीस है या जो भी है, सुपरफिशियल कट्स लगाते हैं, ये बोला गया है, ये नॉर्म है। बट आप गारंटी दे सकते हो कि हर कोई सुपरफिशियल कट ही लगाएगा?
गलती से अगर डीप चला गया तो। मैं सिर्फ माल प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ। अगर नॉर्म्स आ गए, ये सारी चीज़ें हमें पता है कि हिजामा का जो डेफिनेशन है, वी टॉक अबाउट सुपरफिशियल स्कारिफिकेशन। ज़खीरा फारस शाही में भी ये मेंशन है कि अगर सुपरफिशियली अगर आपको ब्लड लेट करना है, आप हिजामा करें। उससे ज़्यादा अगर डीप के लिए जाना है, देन यू हैव टू गो फॉर वेनिसेक्शन। तो डीप में तो हमें जाना ही नहीं है, लेकिन जितने भी साइड इफेक्ट्स मैंने यहाँ पे जिक्र करे हैं वो रिसर्च के अकॉर्डिंग है, और उन रिसर्चेस में ये वाले साइड इफेक्ट्स देखे गए थे। कुछ केसेस मिले? बहुत सारे हैं, ओपीडी में बैठो ना, पता चलेगा। थैंक यू। इसीलिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स की बात हो रही है यहाँ पे, दैट इफ वी आर एबल टू इवन हेल्प डेवलपिंग दिस गाइडलाइन, तो बहुत फायदा हो जाएगा पेशेंट का भी और हमारा भी एज अ हिजामा प्रैक्टिशनर। बहुत सारे लोकेशंस हैं, आप लगा सकते हैं, मनाही नहीं है, ठीक है। बट वही है कि एहतियात के साथ और प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए, आप कहीं पे भी मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वहाँ पे भी। मतलब एहतियाती तदाबीर, मेरी पूरी प्रेजेंटेशन इसी पर है कि आपको कौन कौन से एहतियात बरतने हैं इन फॉर्म ऑफ प्रेशर। उसमें यही है कि पहले तो आप हिस्ट्री लेंगे, और देखिए जो मैंने आपको प्रोसीजर जो चीज़ें बताई हैं ना, वो फुल बॉडी के लिए, चाहे कहीं पर भी आप हिजामा करें, इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्माइनल कॉर्ड, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। बट नॉट, आई थिंक एग्जैक्टली आप बोन्स पे ये कर नहीं पाएंगे, या तो फिर आप उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लें कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। स्पाइन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई अक्यूट कंडीशंस हैं, अगर आप पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे एंड इट इज टेलिंग यू अबाउट एनी अक्यूट कंडीशन, सो आई डोंट थिंक कि अक्यूट कंडीशंस में हिजामा अलाउड है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे हिजामा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और मैं अभी सबके थ्रू नहीं गई हूँ कि किस किस चीज़ों में इंडिकेटेड है। आई ओनली नो द जनरल थिंग्स करेंटली। तो जैसे जैसे मेरी रिसर्च आगे बढ़ेगी, आई विल बी एबल टू डू दैट। और जो आपने पॉइंट बोला है वो मैं अपने रिसर्च में इंक्लूड करूंगी, क्योंकि इसकी वजह से आई थिंक इट विल हेल्प माई रिसर्च टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स एंड इम्प्रोवाइजेशंस। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम आपकी जो स्टडी है बस ये वेट कपिंग के लिए है, तो ड्राई कपिंग के लिए मतलब कोई और रेसिपीज होती है, मतलब किसी की स्टडी है या फिर? बहुत सारी स्टडीज़ हैं कपिंग थेरेपी की, तो बहुत सारी स्टडीज़ है। आप हमारे इंडिया में ले लो या बाहर ले लो, कपिंग थेरेपी तो बहुत जगह है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग हम इसे ड्राई कपिंग में कर सकते हैं? मेरी स्टडी में स्कारिफिकेशन आता है, तो आप बताओ कर सकते हैं। दिस इज योर आंसर। आपने बस मतलब हिजामा को दो शर्ट कहा है, बिला शर्ट भी आता है, तो वो आप कपिंग को बोल रही हैं बिला शर्ट? मैंने कुछ खुद से नहीं कहा है, जो हमारे अतिबाओं ने कहा है, मैंने उन्हें कोट किया है। जानना चाह रही हूँ अगर आई थिंक मैंने क्या कहा, ड्राई कपिंग के लिए हिजामा बिला शर्ट और वेट कपिंग के लिए हिजामा बिल शर्ट, जो हमारी बुक्स में लिखा हुआ है, दोनों मेंशन कर रहे हैं। जैसे कपिंग को आपने ड्राई कपिंग के लिए कहा है, और मतलब टी शर्ट के लिए बस आपने हिजामा वर्ड यूज किया है। कपिंग की डेफिनेशन, हिजामा की डेफिनेशन पता है? मतलब जैसे हमने पढ़ा है इसमें कि दो टाइप्स होती है हिजामा की, टाइप्स शर्ट बिला शर्ट। आप खुद बोल रहे हो कि हिजामा के दो टाइप्स होते हैं, कि डेफिनेशन पढ़ी है कहीं भी? पढ़ी है कि बुक्स में? कैसे पढ़ ली है? कहीं पर लिखी नहीं है हिजामा की डेफिनेशन। हिजामा की जहाँ पे भी स्टार्टिंग होती है किसी भी बुक में, इनफैक्ट इफ यू आर लुकिंग एट दी क्लासिकल लिटरेचर बुक, वहाँ पे भी हिजामा की डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं है। स्टार्टिंग यहीं से होता है कि हिजामा दो तरह के होते हैं, हिजामा बिलशुत एंड बिलाशुत, उसके बाद डिफाइन किया जाता है। हिजामा की डेफिनेशन कहाँ देखी है? अगर देखी है तो बताओ, क्योंकि मेरे रिसर्च में काम आ जाएगा। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है हिजामा की, तभी मैंने ताइबा थ्योरी के बारे में आप लोगों को बताया है, बिकॉज दिस स्पेसिफाइज द डेफिनेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ हिजामा। किसी को अगर वैसे डेफिनेशन मिलेगी हिजामा की डेफिनेशन, नॉट इट्स टाइप, तो प्लीज आप लोग मुझे बताएं, सो दैट आई कैन ऑल्सो इंक्लूड दैट इन माई थीसिस। ये बहुत मिसकंसेप्शन रहता है कपिंग एंड हिजामा में, इसीलिए मैंने क्लियर कट बताया कि ऐसी रिसर्च जो है कपिंग थेरेपी में हो रखी है, बट नॉट इन हिजामा, इसीलिए मैं हिजामा पे करती हूँ। डन।
you all. I think this presentation was the last for the session. Thank you for listening so patiently and asking questions. That meant that you have been listening to this presentation very carefully. Thank you all. Now we will meet after for the second session after the interval. Thank you all once again. मेरा रिकॉर्ड नहीं हो रहा था क्या? रिकॉर्डिंग सारा हो गया। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था अरे यार ऐसे थोड़ी करना चाहिए मुझे नहीं पता उसके बाद